हवा में एक खौफनाक और ठंडी आवाज गूंज उठी। सामने पेड़ों के अंधेरे साए से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसने एक सफेद कॉलर वाला लबादा पहना हुआ था और उसका चेहरा जितना अजीब था उतना ही डरावना भी। ये था लू युन। वो सुयू को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई कसाई कटने के लिए तैयार बकरे को देखता है। उसकी आंखों में एक खौफनाक नफरत और अजीब सी खुशी चमक रही थी। सुयू का पूरा शरीर सतर्क हो गया। उसकी छठी इंद्री चीख चीख कर उसे चेतावनी दे रही थी कि सामने खड़ा यह इंसान मौत से कम नहीं है। सुयू ने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन हो तुम? लू युन ने अपने नाखूनों को झटकते हुए बड़ी बेरुखी से कहा, मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे पिता का नाम सुई है और मुझे सू नाम वाले हर इंसान से सख्त नफरत है। 20 साल पहले जियांगनान सिटी के जीनियस कंपटीशन में तुम्हारा बाप भी तुम्हारी ही उम्र का था और बिल्कुल तुम्हारी तरह ही घमंडी था। लू युन का चेहरा पुरानी नफरत से भयानक रूप से विकृत हो गया। सुयू को अंदर तक एक जोरदार झटका लगा। तो ये उसके पिता का कोई पुराना और कट्टर दुश्मन था। बाप का कर्ज अब बेटे को अपनी जान देकर चुकाना था। लू युन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर से निकलने वाली जानलेवा और भयानक ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि आसपास के पत्ते सूख कर जमीन पर गिरने लगे। लू युन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं सबसे पहले उसकी आखिरी उम्मीद को खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो अपनी सबसे प्यारी औलाद को खोने का दर्द महसूस करे। लू युन ने अपना हाथ उठाया। उसके शरीर से मार्शल किंग रेलम के पीक लेवल का भयानक प्रेशर निकलने लगा जो किसी भी पल फटने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक वो रुक गया। उसने सुयू के चेहरे को देखा जो हुबहू जवानी के दिनों वाले सुई जैसा दिखता था। उसके दिल में पल रही नफरत ने उसे अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। इसे एक झटके में मार देना तो बहुत आसान मौत होगी। वो साबित करना चाहता था कि वो सुई से बेहतर है, उसके बेटे को उसी के लेवल पर हराकर। लू युन ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें मारने के लिए मुझे अपनी मार्शल किंग की ताकत इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। लू युन के आसपास का ऑरा तेजी से नीचे गिरने लगा। इननेट ग्रैंड मास्टर, फिर ब्लड क्यूई रेलम। आखिरकार उसकी कल्टीवेशन ब्लड क्यूई रेलम के पीक लेवल पे आकर रुक गई। लू युन की आंखों में एक पागलपन भरी चमक आ गई और उसने कहा, उस साल सुई ने ब्लड क्यूई रेलम के पीक लेवल पर मुझे हराया था। आज मैं उसी लेवल का इस्तेमाल करके तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। ए मामूली कीड़े, आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं लू युन सेम लेवल पे अजय हूं। लू युन ने अपनी कमर से एक लचीली और पतली तलवार निकाली। उसकी धार किसी जहरीले सांप की जीभ की तरह कांप रही थी। लू युन ने चिल्लाते हुए कहा, निकाल अपनी तलवार बच्चे, ताकि तू सुकून से मर सके। अपने दुश्मन की ऊर्जा में आए इस बदलाव को महसूस करके सुयू की तनी हुई नसें थोड़ी शांत हुईं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक ऐसा भयंकर बैटल इंटेंट जागा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक जोरदार युद्ध घोष के साथ सुयू ने अपने सेबर पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके शरीर के अंदर मौजूद केओस भंवर पागलों की तरह घूमने लगा, जिससे उसके अंदर एक खामोश लेकिन खतरनाक दहाड़ गूंजने लगी। सुयू ने मन ही मन सोचा, अगर ये अभी भी अपनी पूरी ताकत पर होता तो मेरी मौत पक्की थी, लेकिन अगर हम दोनों सेम लेवल पर हैं तो मेरे पास अभी भी जीतने की एक उम्मीद बाकी है। हवा जैसे जम सी गई थी। इस खौफनाक जानलेवा प्रेशर के नीचे हवा का चलना भी बंद हो गया और तभी लू युन ने हमला कर दिया। भले ही उसने अपनी कल्टीवेशन को ब्लड क्यूई रेलम तक दबा लिया था, लेकिन वो अभी भी एक पीक मार्शल किंग था, जिसके मूवमेंट्स इतने परफेक्ट थे मानो वो प्रकृति का ही कोई हिस्सा हो। उसके हर एक वार में कोई भी फालतू मोशन नहीं था। उसके हाथ में मौजूद पतली तलवार किसी चालाक सांप की तरह हवा को चीरती हुई सीधे सुयू के गले की तरफ बढ़ी। तेज, सटीक और बेहद खतरनाक। यही होती है एक असली मार्शल किंग की कॉम्बैट स्किल्स। सुयू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सेंसेस अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। उसे अपने आसपास का हर एक मूवमेंट स्लो मोशन में दिखाई देने लगा, लेकिन इसके बावजूद लू युन की तलवार इतनी तेज थी कि उसकी ठंडक सुयू की हड्डियों तक पहुंच गई। सुयू ने फुर्ती से अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया और उस बर्फीली तलवार से बाल बाल बचते हुए किनारे हट गया, लेकिन तलवार की ऊर्जा ने उसकी यूनिफॉर्म का कॉलर चीर दिया और उसकी गर्दन पर एक हल्का सा कट लग गया जहां से खून रिसने लगा। लेकिन सुयू पीछे नहीं हटा। बचते ही उसने अपने एलॉय कॉम्बैट सेबर को पूरी ताकत के साथ घुमाया और ब्लड क्यूई रेलम की अपनी सारी शक्ति को समेटते हुए सीधे लू युन की कमर पर एक जोरदार वार किया। लू युन के होठों पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। उसका शरीर ऐसे मुड़ा जैसे उसमें कोई हड्डी ही ना हो। फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ते हुए उसने बड़ी आसानी से इस खतरनाक हमले को डक कर लिया और अगले ही सेकंड उसकी कलाई तेजी से घूमी और वो लचीली तलवार एक भयानक तूफान में बदल गई। किसी ना रुकने वाले बवंडर की तरह उसका हर एक वार सुयू के शरीर के नाजुक हिस्सों को निशाना बना रहा था। जंगल में हथियारों के टकराने की जोरदार आवाजें गूंजने लगीं और हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। सुयू की हालत खराब हो रही थी और उसे मजबूरन डिफेंसिव मोड में जाना पड़ा।
उसका कॉम्बैट सेबर भले ही ताकतवर था, लेकिन लू यून की मास्टरफुल स्वॉर्ड्समैनशिप के सामने वो बहुत भारी और धीमा लग रहा था। सू यू ने दांत पीसते हुए सोचा, लानत है, क्या यही एक मार्शल किंग का असली पावर है? तलवारों की भयानक टक्कर से सू यू का हाथ सुन्न पड़ चुका था। उसके अंगूठे और पहली उंगली के बीच की त्वचा फट गई थी और वहां से खून बहकर तलवार पर आ रहा था। भले ही उन दोनों की फिजिकल ताकत बराबर थी और केओस बॉडी होने की वजह से सू यू का स्टैमिना ज्यादा था, लेकिन टेक्निक के मामले में लू यून उससे मीलों आगे था। लू यून उसके साथ ऐसे खेल रहा था जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के साथ खेलती है। उसका हर वार जानलेवा नहीं था, लेकिन हर एक बार सू यू के शरीर पर एक गहरा और दर्दनाक घाव छोड़ रहा था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर सू यू खून से लथपथ होकर बुरी तरह घायल हो चुका था। लू यून ने एक खौफनाक और चिढ़ाने वाली हंसी हंसते हुए अपनी तलवार घुमाई और बोला, क्या बात है, बस इतना ही दम है तुम में? लगता है तुम उतने भी खतरनाक नहीं हो जितना मैंने सोचा था। सू यू ने एक गहरी सांस ली और अपना डिफेंसिव रुख छोड़ दिया। सू यू ने चिल्लाते हुए कहा, बूढ़े बुढ़े, तू जश्न मनाने में बहुत जल्दबाजी कर रहा है। वो इंतजार कर रहा था उस एक पल का जब उसका दुश्मन अपनी सतर्कता कम करेगा। उसके अंदर की केओस बॉडी पागलों की तरह ऊर्जा घुमा रही थी और उसके घावों का भयानक दर्द उसके फोकस को और भी ज्यादा तेज कर रहा था। आखिरकार सू यू के हाथ से वो भारी सेबर छूटकर हवा में दूर जा गिरा। लू यून की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसकी तलवार एक जहरीले सांप की तरह सीधे सू यू के गले को चीरने के लिए आगे बढ़ी। लू यून ने चिल्लाते हुए कहा, खेल खत्म हुआ छोटे कीड़े। लेकिन ठीक उसी पल मौत को सामने देखकर सू यू की आंखों में जो डर था वो अचानक एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। पीछे हटने की बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उस जानलेवा तलवार का सामना करते हुए उसने जानबूझकर अपने बाएं कंधे को आगे कर दिया। तलवार सू यू के कंधे को चीरती हुई आर पार हो गई और हवा में खून का फव्वारा छूट गया। लेकिन सू यू के चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं आई। उसने अपने कंधे की मजबूत मांसपेशियों से तलवार के ब्लेड को जकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से, जो किसी लोहे के शिकंजे जैसा मजबूत था, लू यून की कलाई को कसकर पकड़ लिया। सू यू ने खून से सने अपने दांत दिखाते हुए एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, अब तू फंस गया। उसकी वो मुस्कान इतनी भयानक थी कि लू यून जैसे खतरनाक मार्शल किंग के दिल की धड़कन भी एक पल के लिए रुक गई। तभी सू यू की हथेली से एक भयंकर खींचने वाली शक्ति पैदा हुई। लू यून का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या? उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी जीवन ऊर्जा बेकाबू होकर पागलों की तरह सू यू के शरीर में जा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पानी भरे गुब्बारे में सुई चुभाने पर सारा पानी बाहर निकलने लगता है। लू यून ने चिल्लाते हुए कहा, मुझसे दूर हट। जैसे ही सू यू ने अपने दुश्मन की ऊर्जा को सोखा, उसकी अपनी खोई हुई ताकत एक झटके में वापस आ गई। माउंटेन क्रशिंग बुल फिस्ट। एक नीची दहाड़ के साथ उसने अपना दाहिना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसे सीधे लू यून के सीने पर रखकर अपनी सारी शक्ति एक साथ छोड़ दी। इस वार में सू यू का सारा गुस्सा और उसकी केओस बॉडी की वो चुराई हुई भयानक ऊर्जा शामिल थी। जैसे कोई प्राचीन विशाल जानवर किसी पवित्र पहाड़ से टकरा गया हो। एक जोरदार और दमघोंटू धमाका हुआ, एक ऐसी आवाज जिसने कानों के पर्दे फाड़ दिए। लू यून को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर कोई विशाल हथौड़ा मार दिया हो। एक ऐसी ताकत जिसमें पहाड़ों को गिराने और समंदर को पलटने की क्षमता थी, उसने लू यून को हवा में उछाल दिया। वो 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर एक विशाल पेड़ से टकराया। वो पेड़ इतना चौड़ा था कि उसे पकड़ने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती, लेकिन लू यून के टकराते ही वो बीच से टूटकर गिर पड़ा। हवा में चारों तरफ धूल और मलबा उड़ने लगा। सू यू ने अपने कंधे से तलवार को बाहर निकाला और उसे लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। वो जोर जोर से हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक और हैरान कर देने वाली आग जल रही थी। भले ही उस मार्शल किंग ने अपनी कल्टीवेशन को दबा रखा था, फिर भी सू यू ने एक ऐसा जानलेवा वार कर ही दिया था। मलबे के बीच से लू यून लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसका कभी बेदाग सफेद लबादा अब धूल और ताजे खून से सन चुका था। उसने अपने मुंह के कोने से बहते खून को पोंछा और दूर खड़े सू यू को घूरने लगा। उसकी आंखों में जो घमंड था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खौलते हुए गुस्से ने ले ली थी, जैसे किसी जहरीले कीड़े ने उसे डंक मार दिया हो। लू यून की आवाज भारी और नफरत से भरी हुई थी। उसने कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मैं सच में सिर्फ ब्लड क्यूई रेलम पर होता तो आज यकीनन तुम्हारे हाथों मारा जाता। उसने आगे कहा, किसने सोचा था कि सू यू जैसा कचरा तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को पैदा कर सकता है? ये दूसरों की ऊर्जा सोखने वाली तकनीक, ये कोई डेमोनिक आर्ट है ना? सू यू का दिल थोड़ा घबरा गया। वो महसूस कर सकता था कि भले ही उसके पिछले मुक्के ने दुश्मन की पसलियां तोड़ दी थीं, लेकिन वो कोई जानलेवा घाव नहीं दे पाया था। एक मार्शल किंग का शरीर हजारों मुश्किलों को झेलकर फौलाद बन चुका होता है। अपनी असली ताकत छिपाने के बाद भी उनका शरीर किसी भी आम इंसान से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है।
लू यून धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ और बोला, लेकिन अब यह खेल खत्म हुआ। उसकी आंखों में चमकने वाली लाल रोशनी अब और भी ज्यादा खौफनाक हो गई थी। उसने कहा, मैं मानता हूं कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन जीनियस लोग हमेशा सबसे पहले मरते हैं। उसके शब्द अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुए थे कि लू यून के शरीर से निकलने वाला ऑरा अचानक बेहद हिंसक हो गया। भले ही उसने अपना कल्टीवेशन लेवल पूरी तरह वापस नहीं बढ़ाया था, लेकिन उसने एक ऐसी सीक्रेट तकनीक का इस्तेमाल किया था जो उसे मार्शल किंग लेवल की ताकत का इस्तेमाल करने की अनुमति देती थी। उसी पल उसकी स्पीड दोगुनी हो गई। सुयू अब उसके मूवमेंट्स को देख भी नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया है और एक बेहद ताकतवर आंधी उसकी तरफ बढ़ रही है। अचानक लू यून के हाथ में एक खंजर आ गया और वो सीधे सुयू के दिल की तरफ बढ़ा। लू यून ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मर जा। सुयू के पास इस वार से बचने का कोई मौका नहीं था। क्या उसकी किस्मत में यही मरना लिखा था? मौत के खौफनाक साये ने उसके दिमाग को घेर लिया और उसके दिल में एक भयंकर जिजीविषा जाग उठी। सुयू ने मन ही मन चीखते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अभी तो मुझे अपने पिता के साथ रहना है, उनके साथ खाना खाना है, मुझे अपनी माँ को बचाना है और मुझे सेनपाई यानी के चैनल के सब्सक्राइबर्स को भी दिखाना है कि मैं उनकी तरह ताकतवर हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। खुल जा मेरे लिए। जिंदगी और मौत के इस भयानक दबाव के बीच सुयू के मुंह से एक दिल दहला देने वाली दहाड़ निकल गई। उसने अचानक अपनी जीभ पर जोर से दांत गड़ाए और अपने एसेंस ब्लड का एक घूंट बाहर थूक दिया। उसके शरीर के अंदर बहने वाली केओस ऊर्जा ने जैसे अपने मास्टर की इच्छा को महसूस कर लिया था। वो पागलों की तरह घूमने लगी और एक ऐसी दहाड़ पैदा की जो लगभग असल में सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो खून हवा में तैरा, कुछ ही देर पहले लू यून से सोखी गई वो बची हुई ब्लड ऊर्जा अचानक से एक साथ दब गई और आग की तरह भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे सुयू के शरीर के अंदर मौजूद कोई पुरानी जंजीर टूट गई हो। उसके डेंटियन की गहराइयों से ब्लड ऊर्जा का एक भयानक तूफान फट पड़ा। ये ऊर्जा अब उसके शरीर के बाहर भी दिखने लगी थी। सुयू के आसपास एक हल्के लाल रंग की ऊर्जा की लहर फूट पड़ी, जो इस बात का सबूत थी कि उसने जियांट रेलम में कदम रख दिया है। इस भयानक लहर ने लू यून के खंजर को एक छोटे से पल के लिए रोक दिया। लू यून को एहसास हुआ कि इस बच्चे ने लड़ाई के बीच में ही अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है और शियानतियान रेलम के शुरुआती लेवल में पहुंच गया है। सिस्टम की आवाज, होस्ट का रेलम सिंक हो रहा है। इंसान के शरीर की हदों को पार करके मार्शल एम्परर रेलम की शुरुआत में पहुंचने के लिए होस्ट को बधाई। भले ही सुयू ने लड़ाई के बीच में शियानतियान रेलम में ब्रेक थ्रू करके उस जानलेवा हमले को रोक लिया था, लेकिन लू यून आखिर एक पीक मार्शल किंग था। ऊर्जा की उस लहर ने खंजर को धीमा तो कर दिया था, लेकिन वो अभी भी धीरे धीरे सुयू के सीने में धंसता जा रहा था। लू यून की आंखों में खून सवार था। उसने नफरत से चिल्लाते हुए कहा, तू शियानतियान के घटिया कीड़े, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, मेरे हाथों मर जा। लू यून के शरीर की ब्लड ऊर्जा पागलों की तरह उबलने लगी, लेकिन ठीक उसी पल जैसे ही खंजर की नोक ने सुयू की चमड़ी को फाड़ा, लू यून के दिमाग में एक भयानक आवाज गूंज उठी। यह आवाज कानों से नहीं सुनी जा सकती थी, ये सीधे उसकी रूह पर प्रहार कर रही थी। लू यून का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने उसके सिर पर एक भारी हथौड़ा मार दिया हो। उसके हाथ में मौजूद खंजर सुयू के दिल से बस एक बाल की दूरी पर था, लेकिन वो चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, वो उसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, क्योंकि उसके आसपास का पूरा स्पेस जैसे जम चुका था। एक अदृश्य शक्ति जो किसी विशाल समंदर जितनी भयंकर थी, उसने पलक झपकते ही 1000 मील के दायरे को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस भयानक ताकत के सामने वह पीक लेवल का मार्शल किंग भी एक मामूली कीड़े जैसा कमजोर महसूस कर रहा था। यह स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थी। लू यून ने खौफ से कांपते हुए अपनी नजरें ऊपर उठाईं। बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि आसमान की ऊंचाइयों पर एक जाना पहचाना साया हवा को चीरते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। यह कोई उड़ान नहीं थी, यह टेलीपोर्टेशन था। 1 सेकंड पहले वो शख्स आसमान के उस छोर पर था और अगले ही सेकंड वो सीधे सुयू के सामने आ खड़ा हुआ। उस समय मेरे शरीर से ब्लड ऊर्जा की कोई भी किरण बाहर नहीं निकल रही थी। फिर भी मैं वहां जिस तरह खड़ा था, मेरे आसपास का स्पेस अपने आप मुड़ने लगा था। मेरे बेटे को छूने की जुर्रत करने के लिए मैंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और खंजर पकड़े हुए लू यून की कलाई को बहुत आराम से पकड़ लिया। अगले ही पल हड्डी टूटने की एक जोरदार चटकने वाली आवाज गूंज उठी। मेरी पकड़ ने लू यून की कलाई को पीसकर पाउडर बना दिया था और वो खंजर झंझनाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लू यून दर्द से चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख अगले ही पल दब गई, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ सीधे उसके सिर के बिल्कुल ऊपर आ चुका था। मैंने किसी भी तरह के जज्बात के बिना बेहद ठंडी आवाज में कहा, लू यून, 20 साल बीत जाने के बाद भी तुम उतने ही घिनौने हो। मैंने अपने इस पुराने दुश्मन को देखा जिसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। मैंने आगे कहा, मेरा इरादा तुम्हें कुछ और दिन जिंदा रखने का था ताकि तुम मेरे बेटे की कामयाबी देख सको, लेकिन तुम्हें यह हद पार नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। अब जब तुमने ये कर ही दिया है तो जाओ नर्क में और वहां जाके अपने पापों की माफी मांगो। उस पल
लुयुन की आंखों में अंतहीन निराशा और अविश्वास के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस भयानक शक्ति को महसूस किया जिसने उसे जकड़ रखा था। यह किसी मार्शल किंग का ऑरा नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से ठोस रूप ले चुकी स्पिरिचुअल फोर्स थी। लुयुन ने अपने दिमाग में पागलों की तरह चीखते हुए सोचा, एक मार्शल एम्परर? यह कैसे मुमकिन है? तुम एक मार्शल एम्परर कैसे हो सकते हो? मार्शल एम्परर रेलम, यह वो मुकाम था जहां कोई इंसान सच में इंसानियत की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जहां इंसान की आत्मा और यह धरती आसमान एक हो जाते हैं। उनका एक छोटा सा विचार ही किसी की जान लेने के लिए काफी होता है। तो यह इंसान जो कुछ ही दिन पहले सिर्फ एक मार्शल किंग था, उसने सीधे उस हद को पार कैसे कर लिया? लेकिन उसे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलने वाला था। मैंने अपनी हथेली से हल्का सा दबाव डाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पनीर के टुकड़े को कुचलता है, और फुसफुसाते हुए कहा, अगले जन्म में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। जियांगनान के उस महान बेस का वो घमंडी और ताकतवर पीक मार्शल किंग लुयुन अपने आखिरी शब्द भी नहीं बोल पाया। मेरे हाथ के नीचे उसकी पूरी खोपड़ी एक धमाके के साथ फट गई। अपने दौर का एक ताकतवर योद्धा बस ऐसे ही मारा गया, बिना किसी इज्जत के और सबसे खौफनाक तरीके से। मैंने लापरवाही से अपना हाथ झाड़ा, जिस पर खून की एक बूंद भी नहीं लगी थी, और पीछे मुड़ गया। मेरे चेहरे पर कुछ ही सेकंड पहले जो खौफनाक गुस्सा था वो तुरंत गायब हो गया। मैंने अपने बेटे सुयू को देखा, जो खून से लथपथ था और लड़खड़ा रहा था, जैसे किसी भी पल गिर सकता हो। मेरी आंखों की वो सारी ठंडक तुरंत एक अंतहीन प्यार और चिंता में बदल गई। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, यू, क्या तुम ठीक हो? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे मार्शल एम्परर ग्रेड की शुद्ध ऊर्जा की एक धारा सुयू के शरीर में प्रवाहित कर दी। इस ऊर्जा ने पलक झपकते ही उसके घावों से बहते खून को रोक दिया और उसकी डैमेज हो चुकी नसों को पूरी तरह ठीक कर दिया। अपने शरीर में उस गर्म और सुकून देने वाली ऊर्जा को महसूस करते हुए और अपने पिता को देखकर, जिन्होंने अभी अभी उसके लिए खूंखार तरीके से एक इंसान को मार डाला था, सुयू की आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने प्यार से अपने बेटे के सिर को सहलाया और भारी आवाज में कहा, ब्रेक थ्रू करना एक अच्छी बात है, लेकिन अगली बार बिना सोचे समझे इस तरह के खतरों को दावत मत देना। आधे घंटे बाद वुंडान मनोर के अंदर सुयू को एक मेडिकल चैम्बर में आराम करने के लिए लिटा दिया गया था। भले ही उसके घाव बहुत भयानक दिख रहे थे, लेकिन मार्शल एम्परर की ऊर्जा और उसकी केओस बॉडी की दोहरी ताकत ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि उसकी असली नींव को कोई नुकसान न पहुंचे। फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम में मैं सोफे पर बैठा एक कप गर्म चाय पकड़े हुए शांत नजर आ रहा था। मेरे सामने किंगलान बेस का सिटी लॉर्ड फैन होंग घुटनों के बल फर्श पर बैठा था और वो किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि लुयुन, जिसके नाम से किंगलान के सारे एलीट लोग कांपते थे, वो मेरे हाथों में एक कमजोर चूजे की तरह कुचला गया था। इस खौफनाक सच ने मेरे लिए उसके डर और सम्मान को उसकी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। मैंने बेहद ठंडी आवाज में कहा, खड़े हो जाओ। मैंने आगे कहा, भले ही तुम वो इंसान हो जो हवा के रुख के साथ अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन तुमने आखिरी मौके पर मुझे खबर भेजने का फैसला किया। मैंने तुम्हारा यह एहसान याद रखा है। फैन होंग को ऐसा लगा जैसे उसे मौत की सजा से माफी मिल गई हो। वो कांपते हुए खड़ा हुआ, लेकिन उसकी कमर अभी भी झुकी हुई थी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल सके। फैन होंग ने कांपते हुए कहा, मेरी जान बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। मैंने आराम से अपनी चाय पर फूंक मारते हुए लापरवाही से पूछा, क्या ये लुयुन वांग परिवार द्वारा भेजा गया था? फैन होंग ने सच छिपाने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, जी हां, बिल्कुल सही। लुयुन वांग परिवार का एक खास मेहमान था और 20 साल पहले ऐसा लगता है कि आपके और उसके बीच कोई बहुत गहरी दुश्मनी थी सीनियर। इस बार वांग जिंग और वांग मांग के साथ हुए हादसों ने उसे बस न्याय का नाटक करके अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने का एक बहाना दे दिया। मैंने चाय का कप नीचे रखा। मेरी आंखों में एक खतरनाक ठंडक छा गई। मैंने कहा, लगता है अब हमारी दुश्मनी पक्की हो चुकी है। मुझे जियांगनान के इस वांग परिवार के बारे में बताओ। उनके पास असल में कितनी ताकत है? फैन होंग ने घबराहट में जल्दी जल्दी सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, सीनियर, उन्हें हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। वांग परिवार पूरे जियांगनान बेस का एक बहुत ही जाना माना और टॉप लेवल का खानदान है। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है और उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उनके परिवार में कम से कम 10 मार्शल किंग लेवल के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लुयुन भले ही ताकतवर था, लेकिन वांग परिवार के टॉप 10 एक्सपर्ट्स में वो बस मुश्किल से ही आता था। ये बोलते बोलते फैन होंग की आवाज और भी धीमी हो गई, जिसमें एक गहरा खौफ छिपा था। उसने कांपते हुए कहा, यह अफवाह है कि वांग परिवार का एक पूर्वज है जो 200 सालों से जिंदा है। वो पूरे साल एकांत में रहता है और कभी बाहर नहीं आता। कहा जाता है कि उस पूर्वज ने 10 साल पहले ही मार्शल सेंट रेलम में कदम रख दिया था। मार्शल सेंट। मैंने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे टेबल को थपथपाया, जिससे एक साफ और लयबद्ध आवाज निकलने लगी। मार्शल आर्ट्स के 8 लेवल होते हैं।
बॉडी रिफाइनिंग, ब्लड क्यूई, शियानतियान, ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, मार्शल किंग, मार्शल एम्परर और मार्शल सेंट। मार्शल एम्परर रेलम एक इंसान को अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को असली रूप देने की ताकत देता है, जिससे वो दूर से ही सिर्फ अपनी सोच के जरिए किसी को मार सकता है और पूरे शहर को कवर कर सकता है। लेकिन मार्शल सेंट रेलम ये एक पूरी तरह से इंसानी समझ के परे की चीज है, जो नश्वर शरीर की सीमाओं को तोड़ चुकी होती है। उनका दिमाग और इस दुनिया की असली ताकत एक हो जाती है। वे अपने हाथ के एक छोटे से इशारे से ही प्रकृति की शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। उनका शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता और वे 500 साल तक जीते हैं। वे कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के ऑर्बिट में भी जिंदा रह सकते हैं। जाहिर है दोनों के बीच सिर्फ एक लेवल का फासला है, लेकिन ताकत का फर्क जमीन और आसमान जितना बड़ा है। एक अकेला मार्शल सेंट किसी भी मार्शल एम्परर को बड़ी आसानी से कुचलने के लिए काफी है। डरना तो दूर, मेरे चेहरे पर एक असली और रोमांचक मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, कितना दिलचस्प है। अगर मैं सिर्फ एक मार्शल किंग होता तो एक मार्शल सेंट का सामना करने से पहले मुझे 1000 बार सोचना पड़ता। शायद मुझे अपने बेटे को लेकर वहां से भागना भी पड़ता। लेकिन अब जब मैं एक मार्शल एम्परर हूं, सिस्टम की वजह से अगर सुयू कुछ और छोटे लेवल्स पार कर लेता है तो वो सो कॉल्ड मार्शल सेंट मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना बन जाएगा, जिसे मैं एक झटके में कुचल दूंगा। मैंने खड़े होकर फैन होंग के कंधे को थपथपाया और कहा, बहुत खूब, मैं समझ गया। इस बात को अपने तक ही रखना। लू युन की मौत किसी खतरनाक जानवर के हमले से हुई है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? फैन होंग तुरंत समझ गया और उसने एक झूठी कहानी बनाते हुए कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। लू युन का खास दूत जंगल में था और बदकिस्मती से उसका सामना एक बीस्ट एम्परर से हो गया और अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो मारा गया। मैंने खिड़की की तरफ मुड़ते हुए कहा, जाओ यहां से फैन होंग। मैं वहां खड़ा होकर झोंगनान बेस की तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, एक मार्शल सेंट है ना? मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी वो पुरानी हड्डियां काफी मजबूत हों। ऐसा ना हो कि तुम मेरा एक वार भी ना सह पाओ। उस वक्त सुयू मेडिकल पॉड में गहरी नींद सो रहा था। वो नींद में ही बड़बड़ा रहा था, पिताजी मुझे ब्रेस्ड पोर्क खाना है। ये एक ऐसी मांग थी जो मार्शल आर्ट्स के इस लंबे और खौफनाक सफर के बीच बहुत ही अजीब थी। इस समय कांगलान बेस में एक अजीब सी खौफनाक शांति छाई हुई थी। वांग परिवार, जिन्होंने अपना ही एक आदमी खो दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे वे लू युन और वांग हैंग की मौत को पूरी तरह भूल चुके हैं। वे बदला लेने का कोई इशारा नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ तूफान से पहले की डरावनी खामोशी है। उन्होंने अभी के लिए शांत रहने का फैसला किया है, लेकिन जब वो हमला करेंगे तो वो बिजली के गिरने जितना अचानक और भयानक होगा। ठीक उसी समय युंडिंग मनोर के पिछले हिस्से में वो खुली जगह, जिसे कभी जानवरों की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब पूरी तरह से गड्ढों और निशानों से भर चुकी थी। आसपास की एलॉय फेंस पर तलवार के खौफनाक और गहरे कट के निशान मौजूद थे। जंगल के बीच से एक परछाई इतनी तेजी से गुजर रही थी कि गिरते हुए पत्तों को भी हवा का झटका महसूस नहीं हो रहा था। कमर से ऊपर बिना कपड़ों के एक नौजवान अपने हाथ में एक काली लोहे की भारी तलवार पकड़े प्लम ब्लॉसम स्टेक्स के ऊपर किसी भूत की तरह तेजी से मूव कर रहा था। उसकी तलवार के हर वार से हवा की कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन जहां से भी वो तलवार गुजरती वहां की हवा में डिस्टॉर्शन की लहरें साफ दिखाई देने लगती थीं। ये वॉइड शैटरिंग ब्लेड का स्वॉर्ड इंटेंट था, जो अब परफेक्शन के लेवल पर पहुंच चुका था। सुयू ने एक नीची दहाड़ मारी। उसका शरीर हवा के बीच में ऐसे मुड़ा जैसे वो ग्रेविटी के सारे नियम तोड़ रहा हो। उसके पैरों की उंगलियों ने एक गिरते हुए पत्ते को हल्का सा छुआ और उसी के सहारे वो हवा में 3 फीट और ऊपर उछल गया। लीफ वॉकिंग मूवमेंट टेक्निक के पूरी तरह मास्टर हो जाने के बाद वो एक अचूक वार के साथ नीचे उतरा। उसके सामने रखा 10 फुट ऊंचा विशाल पत्थर पलक झपकते ही 2 टुकड़ों में कट गया। वो कट इतना चिकना था जैसे कोई शीशा हो। उसने अपनी तलवार को वापस म्यान में डाला, जमीन पर पैर रखे और एक लंबी सांस छोड़ी। सुयू ने अपने माथे का पसीना पोंछा। उसका कभी मासूम दिखने वाला चेहरा अब शार्प और सख्त हो चुका था और उसकी आंखों में एक न टूटने वाला दृढ़ निश्चय साफ चमक रहा था। इन 2 महीनों में मेरे दिए गए ढेर सारे रिसोर्सेज और मेरी खौफनाक डेमोनिक ट्रेनिंग के नीचे उसका मार्शल रेलम रॉकेट की तरह बढ़कर शियानतियान रेलम के लेट स्टेज तक पहुंच चुका था। अगर उसकी इस खौफनाक स्पीड की खबर बाहर फैल जाती तो ये फेडरेशन की पूरी मार्शल आर्ट्स दुनिया को हिलाकर रख देती, क्योंकि एक आम जीनियस को भी इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 1 साल का वक्त लगता है। 2nd फ्लोर की बालकनी से मैं अपने हाथ में चाय का बर्तन लिए नीचे अपने बेटे की ट्रेनिंग देख रहा था। मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, बुरा नहीं है। और तभी मेरे सामने सिस्टम का नीला इंटरफेस खुल गया। सिस्टम डिटेल्स: होस्ट सुयू बॉन्डेड डेथ सोल्जर रेलम, लेट शियानतियान रेलम, होस्ट रेलम, लेट मार्शल एम्परर रेलम। तकनीक: हुन्युआन येकी मैनुअल परफेक्टेड ब्रेकिंग क्यूई से इन्वॉल्व हुआ।
मैन डिस्ट्रॉइंग फिस्ट, वॉइड शैटरिंग ब्लेड, लीफ वॉकिंग मूवमेंट टेक्निक, कॉम्बैट स्किल्स लेवल, लेट मार्शल एम्परर। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और अपने शरीर के अंदर उफनती हुई उस विशाल शक्ति को महसूस किया। मेरी मौजूदा ताकत इतनी ज्यादा थी कि अपने एसेंस ब्लड का इस्तेमाल किए बिना ही सिर्फ मेरी मानसिक शक्ति किसी भी सेम लेवल के मार्शल एम्परर को पल भर में राख कर सकती थी। और जहां तक वांग परिवार के उस सो कॉल्ड मार्शल सेंट पूर्वज की बात है, मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और मेरी आंखों में लड़ने की एक भयंकर आग जल उठी। ठीक उसी पल एस्टेट के वार्निंग सिस्टम से एक हल्की सी बीप की आवाज आई। अपनी कॉन्शियसनेस से मैंने देखा कि सिटी लॉर्ड फैन होंग गेट पे खड़े थे। उनका चेहरा घबराहट से पीला पड़ा था, लेकिन उनकी घंटी बजाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस वहीं खड़े खड़े चक्कर काट रहे थे। मैंने खुद से कहा, ये बूढ़ा फिर आ गया। मेरा शरीर हल्का सा झिलमिलाया और मैं पलक झपकते ही बालकनी से गायब हो गया। लिविंग रूम में फैन होंग एक गर्म चाय का कप पकड़े बड़ी मुश्किल से सोफे के किनारे पे बैठा था। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। पिछले 2 महीनों से वो युंडिंग एस्टेट का रेगुलर गेस्ट बन चुका था। वो मेरे और वांग परिवार के बीच फंसा हुआ एक पंचिंग बैग बन गया था। इन दिनों उसकी जिंदगी सच में तलवार की धार पर चलने जैसी हो गई थी, लेकिन वो चालाक था। वांग परिवार से दुश्मनी मोल लेने के बाद वो अच्छी तरह जानता था कि उसे अब सिर्फ मेरा ही सहारा है। मैंने अपनी मेन कुर्सी पर बैठते हुए हाथ हिलाया और कहा, सीनियर वगैरह कहने की फॉर्मेलिटीज बंद करो। क्या ये बेस के बाहर उन खूंखार जानवरों के बारे में है? फैन होंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सीनियर की नजरें सच में बहुत तेज हैं। उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक हाई डिटेल इलेक्ट्रॉनिक मैप निकाला। उसे चाय की टेबल पर प्रोजेक्ट करते हुए उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बेस के आसपास के जानवरों का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। हाई लेवल के जानवर जिन्हें पहाड़ों की गहराइयों में होना चाहिए था, वो अब बाहरी इलाकों में घूम रहे हैं और उन्होंने कई भाड़े के शिकारियों की टीमों पर हमला भी किया है। मार्शल परीक्षा में सिर्फ आधा महीना बचा था और हालात बहुत खराब थे। इस साल की परीक्षा में सिर्फ इसी शहर के नहीं, बल्कि आसपास के सैटेलाइट शहरों से भी बच्चे कांगलान आने वाले थे। अगर ऐसे में कोई जानवरों का हमला बीस्ट टाइड हो गया या एग्जाम साइट पर कोई हादसा हो गया, फैन होंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, सिटी लॉर्ड के तौर पर मेरी जान जाना तो छोटी बात है, लेकिन अगर नई जनरेशन का भविष्य बर्बाद हो गया तो यह एक बहुत बड़ी तबाही होगी। मैंने मैप की तरफ देखा जहां ढेरों लाल बिंदियां जमा थीं और वो सब एक ही दिशा में बढ़ रही थीं। मैंने हामी भरी। सूयू भी उस परीक्षा में हिस्सा लेने वाला था और मैं किसी भी हाल में वहां कोई गड़बड़ नहीं होने दे सकता था। फैन होंग ने मैप पर एक गहरे लाल रंग के हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे रिकॉन ड्रोन्स ने अपनी जान पर खेलकर जो जानकारी जुटाई है, उससे हमें खतरे की असली जड़ का पता चल गया है। उसकी आवाज भारी हो गई जब उसने बताया कि लुओ पर्वत श्रृंखला में एक नया बीस्ट किंग पैदा हो गया है। एक म्यूटेटेड थंडर क्लाउड टाइगर, उसने घबराते हुए कहा। उसकी ऊर्जा की लहरों को देखकर लगता है कि उसकी ताकत कम से कम इंसानों के पीक लेवल मार्शल किंग के बराबर है, या शायद उसने बीस्ट एम्परर के लेवल पर भी अपना एक कदम रख दिया है। वो आसपास के सारे जानवरों के झुंडों को इकट्ठा कर रहा है, जैसे किसी बहुत बड़े बीस्ट टाइड की तैयारी कर रहा हो। मैंने अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा, एक म्यूटेटेड थंडर क्लाउड टाइगर? एक पीक लेवल मार्शल किंग जानवर सच में मौजूदा कांगलान बेस के लिए एक तबाही था, लेकिन मेरी नजरों में यह एक ऐसा काम था जो मेरी तलवार के एक ही झटके में खत्म हो सकता था। मैंने खड़े होकर मैप लेते हुए शांत चेहरे के साथ कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया है। फैन होंग खुशी से पागल हो गया। उसने झुककर कहा, जी बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके दिल पर जो भारी बोझ पड़ा था वो आखिरकार उतर गया था। कांगलान बेस से निकलने के बाद मैंने आसमान में उड़ान भरी। हवा को चीरते हुए ऊर्जा की एक सफेद लकीर छोड़ता हुआ मैं सीधे लुओहा पर्वत श्रृंखला की तरफ निकल पड़ा। लुओहा पहाड़ों का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरे साल एक लाल रंग की धुंध से ढके रहते हैं। ये धुंध डूबते सूरज की तरह खूबसूरत लगती है, लेकिन ये जानलेवा रूप से खतरनाक है। ये पूरा इलाका ऐसे प्राचीन और विशाल पेड़ों से भरा है जो सैकड़ों फीट ऊंचे हैं, जिन्होंने सूरज की रोशनी को भी रोक रखा है और पूरे जंगल को हमेशा एक अंधेरे साए में डुबाए रखा है। खूंखार जानवरों के लिए ये सच में एक जन्नत है। पहाड़ों में घुसते ही मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बाहरी इलाके में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। वहां परिंदों के चहचहाने की एक आवाज तक नहीं आ रही थी, और जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, हवा में एक बेहद हिंसक और शिकारी ऑरा महसूस होने लगा। मैं पेड़ों के ऊपर हवा में तैरते हुए सोचने लगा, क्या यही एक बीस्ट किंग का प्रेशर है? मैंने अपनी भयंकर स्पिरिचुअल परसेप्शन को एक सुनामी की तरह चारों तरफ फैला दिया। पलक झपकते ही इसने 100 मील के दायरे को अपने कंट्रोल में ले लिया और ठीक उसी जगह को ढूंढ निकाला जिसके बारे में फैन होंग ने बताया था। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मेरी स्पिरिचुअल सेंस से जो जानकारी वापस आ रही थी, उसमें मुझे उस घाटी से बिजली का एक बेहद हिंसक ऑरा महसूस हो रहा था। यह पक्के तौर पर वही म्यूटेटेड थंडर क्लाउड टाइगर था, लेकिन उस बिजली की खौफनाक ऊर्जा के साथ एक और चीज छुपी हुई थी।
वो थी एक ब्लड ऊर्जा। ये ब्लड ऊर्जा बहुत ही चालाकी से छिपाई गई थी। अगर मैं मार्शल एम्परर रेलम पर ना होता और मेरे पास ये गॉड लेवल परसेप्शन ना होता तो शायद मुझे इसकी भनक भी ना लगती। भले ही इसे अच्छे से छिपाया गया था, लेकिन इस ऊर्जा की मात्रा और इसकी क्वालिटी हैरान कर देने वाली थी। मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह ब्लड ऊर्जा उस पीक मार्शल किंग थंडर क्लाउड टाइगर से 10 गुना ज्यादा ताकतवर थी, और यह बिल्कुल किसी लेट स्टेज के मार्शल एम्परर के ऑरा से मैच खा रही थी। मुझे माफ करना। YouTube ने बताया है कि मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन समीक्षा में लगभग 30 दिन तक लग सकते हैं। इस कारण मैं अभी इस सीरीज के अगले भाग लगातार अपलोड नहीं कर पाऊंगा। मेरा रिचार्ज भी जल्द खत्म होने वाला है और फिलहाल मेरे पास कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यह केवल एक अनुरोध है, कोई दबाव नहीं। यदि आप मेरी मदद और सहयोग करना चाहते हैं तो कमेंट में दिए गए UPI या QR कोड के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार थोड़ी सहायता कर सकते हैं। आपकी मदद से मुझे आगे काम जारी रखने की प्रेरणा और सहयोग मिलेगा। यदि आप सहायता नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। आपका प्यार, समर्थन, लाइक, कमेंट और शेयर ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।